हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को, अपने सीखने की यात्रा को, अपने क्वेश्चंस को। नूरजहां गुड मॉर्निंग, अरुणा साहू गुड मॉर्निंग, शाबाश। वेल सो चलते हैं अपनी शब्दों और वाक्यों की यात्रा की तरफ। लेट्स मूव टू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। राइट, कुछ क्वेश्चंस सुबह सुबह, थोड़ी चैलेंजिंग चीज़ें करते हैं। राइट, जो कि कुछ न कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आइए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बेटा, द थीव्स रैन अवे आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी जाना था कि द थीव्स रैन अवे, अगर कहीं से कोई क्राइम करके भागता है तो क्राइम करके भागने के लिए जो शब्द आता है वो डेफिनेटली एब्सकॉन्ड होता है। क्राइम करके भागने को जो कहते हैं वो एब्सकॉन्ड कहते हैं बेटा। राइट, अगर कोई क्राइम करके भागा है, जैसे मान लीजिए कि व्हीकल में आग लगाने के बाद वहाँ पे सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी थी और गाड़ियों को जला देना होता है, सेट समथिंग ऑन फायर, या फिर टॉर्च। जो टॉर्च शब्द है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसके लिए एक एक्सप्रेशन अपना है स्पेशल, सेट समथिंग ऑन फायर। सेट समथिंग, और समथिंग में उस चीज का नाम रख देंगे आप, जैसे सेट द कार ऑन फायर। सो द थीव्स, या जो विरोध करने वाले हैं, द प्रोटेस्टर्स सेट द कार्स ऑन फायर एंड एब्सकॉन्डेड। यानी कि उन्होंने क्या किया, गाड़ियों में आग लगाई और वो भाग गए। राइट, तो एब्सकॉन्ड का मतलब है भाग जाना। दे रैन अवे आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। राइट, दे टॉर्च द व्हीकल, टॉर्च किया और वो भाग गए, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड। सो एब्सकॉन्ड का मतलब कहीं से फरार हो जाना है। राइट, हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि द, वाक्य लेंगे, रेमोन्स्ट्रेटर्स। रेमोन्स्ट्रेटर्स का मतलब होता है विरोध करने वाले, प्रोटेस्टर्स, विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले। शाबाश, लिखते रहेंगे बेटा, विरोध करने वाले। और रेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, विरोध करना। तो विरोध करने वाले जो लोग हैं, रेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं, द रेमोन्स्ट्रेटर्स एब्सकॉन्डेड, द रेमोन्स्ट्रेटर्स एब्सकॉन्डेड आफ्टर setting the shops on fire। दुकानों में आग लगाने के बाद वो भाग गए, आफ्टर setting the shops on fire। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रशांत चौधरी, सरफराज सैफी, वेरी गुड, शाबाश, लगे रहें। देख सकते हैं एब्सकॉन्डेड आफ्टर सेटिंग द शॉप्स ऑन फायर, यानी कि दुकानों में आग लगाने के बाद वो वहां से फरार हो गए, वो भाग गए। कोई भी इलीगल काम करके कहीं से फरार हो जाना, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड आफ्टर सेटिंग द शॉप्स ऑन फायर। अगला शब्द देखें तो वर्ड है अडेप्ट। वर्ड आपको देखने को मिल रहा है ADEPT, अडेप्ट। राइट, दो तरीके के शब्द होते हैं। एक और शब्द आपने देखा होगा ADAPT। इसका मतलब अपने आप को ढाल लेना कहीं के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड अडेप्ट, अकस्टम कर लेना, ढाल लेना। ए और ई का ही फर्क है। और ई का मतलब, अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को करने में बहुत बेहतरीन है, तो उसे ADEPT से बताया जाता है, जिसको हम कुशल कहते हैं। ADEPT माने कुशल। राइट, यानी कि एक्सपर्ट किसी चीज को करने में। राइट, किसी चीज को करने में अगर कोई एक्सपर्ट है, उसे हम एडेप्ट कहते हैं, डेक्स्ट्रस कहते हैं, डेफ्ट कहते हैं, है ना। इसके लिए और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे डेफ्ट है, इसका भी मतलब स्किलफुल है। जैसे इसके लिए वर्ड आता है डेक्स्ट्रस, इसके लिए आप कह सकते हैं स्किलफुल। इन सब का मतलब क्या है बेटा, कुशल। अगर कोई किसी काम को करने में बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, दैट इज कॉल्ड अडेप्ट। और ये अडेप्ट है अपने आप को ढाल लेना। राइट, ये अडेप्ट है अपने आप को ढाल लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं तो उसमें आप लोगों को बताना होगा कि उसमें
एरर क्या है? कॉमन एरर बताने का मतलब ये होता है कि आपको पता लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है, राइट? चीज़ों को जानने के लिए, राइट? तो अडेप्ट से एक वाक्य भी ले लेंगे और साथ में आपको ये देखना होगा कि उस वाक्य में अगर कोई गड़बड़ है तो वो क्या गड़बड़ है। चलिए आप सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अनामिका खमेरा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबको। एक वाक्य में लिखता हूं, राइट? एवरी पर्सन शुड अडेप्ट, ढाल लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू, अडेप्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसा समय हो, हर एक व्यक्ति को अपने आप को जैसा समय हो वैसे ढाल लेना चाहिए, राइट? शाबाश। आइए, ढाल लेना, एवरी पर्सन शुड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। भाई हर एक व्यक्ति को समय के हिसाब से ढाल लेना चाहिए अपने आप को। इस वाक्य में आप बताइएगा, सब लोग जो है अवेलेबल वो बताइए कि इस वाक्य में कहाँ गड़बड़ है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे लोग इसको देते हैं भाई ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। मान लीजिए मैं इसको कहूँ ए पार्ट, राइट? और इसको मान लीजिए कह दिया गया बी पार्ट और इसको कह दिया गया सी पार्ट। अगर ऐसे पार्ट्स में दिया गया है तो आपके हिसाब से कौन सा पार्ट है, या पार्ट्स हम हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा वाक्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। शाबाश। एनीबडी वुड लव टू आंसर? ज्यादा समय नहीं देंगे, ट्राई टू आंसर। एवरी पर्सन शुड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। चलिए, जवाब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं बेटा। एवरी पर्सन शुड अडेप्ट, किसको? हर एक व्यक्ति को अपने आप को ही तो ढालना होगा बेटा। ये जो अडेप्ट है तो अपने साथ ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पे बेटा जो शब्द आएगा वो आएगा हिमसेल्फ। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो अडेप्ट एक ऐसा शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेते ही लेते हैं। सी नहीं बेटा, आंसर बी बनेगा, अपने आप को ढालना। अगर मैं किसी और पर काम करता हूं, जैसे मान लीजिए यू हेल्प, राइट? यू हेल्प, अगर काम किसी और पर होता है तो उसका नाम लगा देते हैं, जैसे यू हेल्प हर। अब शी की मदद करते हैं तो हम क्या कहते हैं? यू हेल्प हर। और यू हेल्प हिम, यू हेल्प देम। किसी और की मदद करते हैं तो आप वाक्य ऐसे लिखते हैं। पर अगर किसी काम को करने वाला और भोगने वाला, यानी कि कर्ता और भोक्ता दोनों सेम हो जाएं, जिसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं, सेम हो जाएं, तो आप इस तरीके से नहीं लिखते। अगर हेल्प वाला काम आप अपने ऊपर ही कर रहे हैं तो यू हेल्प, यानी कि ये काम और ये किरदार, किरदार और काम अगर सेम चीज पर काम कर रहे हैं, यू हेल्प, तो यहां पे अगर खुद पे ही तो काम, अगर कोई ना कोई तो होगा जिसकी आप मदद करोगे। अगर किसी दूसरे पर नहीं करोगे तो खुद पे करोगे, अगर खुद पे करोगे तो डेफिनेटली यहां पे हम क्या लगा देंगे? योर सेल्फ। तो अडेप्ट, हम किसी और को तो ढालने में मदद कर नहीं रहे, तो डेफिनेटली एवरी पर्सन शुड अडेप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम। हर एक व्यक्ति को अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लेना चाहिए, राइट? तो ये वाक्य अडेप्ट से बना। अब हम लेते हैं अडेप्ट, ADEPT। इसका मतलब कुशल है बेटा, राइट? और एक विशेषता की तरह ये काम करता है। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन। अब ADEPT का मतलब स्किलफुल होता है बेटा। इसके लिए और भी वर्ड्स मैंने बताए थे, माने कुशल, जैसे प्रैक्टिस, मेक यू, प्रैक्टिस मेक यू, जानबूझ के गलती करूंगा, आपको खुद से पहचानना होगा। प्रैक्टिस मेक यू, और यहां पे हम लिख देते हैं अडेप्ट। अभ्यास से आप कुशल हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, राइट? यहां पे आप फिल इन द ब्लैंक भी बना सकते हैं, जितने शब्द हैं उतने ब्लैंक्स बना लीजिए और सोचने का काम कीजिए। तो इस वाक्य में कहां गड़बड़ है? प्रैक्टिस मेक यू, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और एक मान लीजिए डी पार्ट भी है, नो एरर। प्रैक्टिस मेक्स यू अडेप्ट, प्रैक्टिस मेक्स,
मेक नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? मेक्स आएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू, क्योंकि प्रैक्टिस, अभ्यास एक ऐसी चीज है जो बाहर की चीज है, तो डेफिनेटली और सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस माने अभ्यास होता ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो हमने क्या किया, उस परफेक्ट शब्द को स्किलफुल से रिप्लेस कर दिया, और वर्ड क्या बन गया? अडेप्ट। यानी कि अभ्यास से आप कुशल हो जाते हो, डेक्स्ट्रस हो जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स यू अडेप्ट। तो अडेप्ट का मतलब क्या है? कुशलता। तो कुशलता, निपुणता अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप चीज़ों के अभ्यास में, जैसे सेशन नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसे साथ साथ अगर रिवाइज करते चलेंगे तो वो शब्द और वाक्य कम से कम आपके हो गए, राइट। और जो आपका हो चुका है ज्ञान वो डेफिनेटली आपके काम आएगा। जो भी आपकी दर्शन में नहीं आया वो कभी शास्त्र नहीं बन सकता, और जो शास्त्र नहीं बन सकता वो शस्त्र भी नहीं बन सकता। याद रखिएगा, जो चीज दर्शन में है वही आप शास्त्र आपने सीखा है, जो आपने देखा है वही वैसा ही शास्त्र आपके दिमाग में है, और जैसा शास्त्र है वैसे ही शस्त्र आपके पास हैं अपनी नकारात्मकता से लड़ने के लिए। तो अपनी नकारात्मकता से लड़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ी शस्त्र है, सबसे बड़ा वेपन है, और इस वेपन के लिए शास्त्र आपको सीखना होगा, और इन शास्त्रों को सीखने के लिए आपको दर्शन करना होगा, आपको देखना होगा, आपको अनुभव करना होगा अच्छी चीजों को, राइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे हमने कहा प्रैक्टिस मेक्स यू अडेप्ट, प्रैक्टिस से, अभ्यास से आप सफल हो जाते हो। ये अडेप्ट के लिए वर्ड आया। अगला वर्ड इनेप्ट है। अगला वर्ड है हमारे पास इनेप्ट। इनेप्ट से आप क्या समझते हैं? ऑल ऑफ यू बताइए, शाबाश। इनेप्ट से ज्यादा समय नहीं दूंगा। इनेप्ट से आप क्या समझते हैं? इनेप्ट का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन बाय इनेप्ट? अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि इनेप्ट से आप क्या समझते हैं, राइट। या फिर अगर हम वाक्य कह दें कि द गवर्नमेंट इज inept to curb the dearness, आप इस वाक्य से क्या समझते हैं? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है बेटा, शब्दों को रटने से, वाक्यों को रटने से, नियमों को रटने से बात नहीं बनेगी। मुद्दा यह है बेटे कि आपको समझ में भी आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हें यही पल्ले नहीं पड़ेगा एग्जाम में कि लिखा क्या हुआ है, तो फिर आप कितने भी नियम रटना कि नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, प्रोनाउन विच इज द प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जीरो। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, अब बताइए, अब वॉइस आ रही है क्या? नाउ चेक, एक बार देखिए। अनामिका खमेरा वॉइस, वॉइस निखिल, एक बार वॉइस देखिए बेटा, एक बार वॉइस काइंडली लेट मी नो, एक बार बता दीजिए वॉइस इज क्लियर नाउ। मैसेज करके बता दीजिएगा, शाबाश। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। द बैटरी गॉट ओवर, इसे बोलते हैं रन आउट। इसे क्या बोलते हैं? रन आउट। कोई भी चीज खत्म हो जाती है उसे रन आउट से बताते हैं बेटा। रन के बाद आउट लगा दो। कोई भी वर्ब के पीछे, रन का मतलब वैसे भागना होता है, अगर वर्ब के पीछे कोई प्रेपोजिशन लग के उसका मीनिंग बदल जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ये क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब।
फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है? प्रेपोजिशन के पीछे कोई भी वर्ब है, वर्ब के पीछे प्रेपोजिशन लगाई और उसका मीनिंग बदल गया। रन का मतलब भागना है, पर रन आउट का मतलब होता है फिनिश हो जाना, कोई चीज खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड फिनिश। जैसे अभी जैसे बैटरी जो है वो खत्म हो गई, बैटरी खत्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो कंप्लीटली ओवर हो गई, अब हमें दिख ही नहीं रही। जैसे मैंने चाय पी ली, चाय फिनिश होगी तो चाय कहाँ दिख रही है? चाय तो पेट में है, वो दिख नहीं रही, पर बैटरी तो दिख रही है ना, सेल्स दिख रहे हैं, बट वो क्या हुए, उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई? रन आउट हो गई। तो ऐसे कोई चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसे रन आउट बोलते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पैसे खत्म हो गए, मनी भी तो एक लिक्विड है, कहते हैं माई मनी, माई मनी। फिनिश्ड कहने से अच्छा है आपको कहना चाहिए माई मनी रैन आउट, राइट। द पेट्रोल ऑफ द कार, यानी कि पेट्रोल जो है क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल रैन आउट, राइट। ऐसे ही बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी रैन आउट। तो रन आउट होता है बेटा, इसको हम रन आउट से बताते हैं, कोई चीज फिनिश हो जाना। द गवर्नमेंट इज इनेप्ट टू कर्ब द डियरनेस, डियरनेस का मतलब महंगाई। मैंने कहा सबसे पहले आपके पल्ले पढ़ना चाहिए बेटा कि लिखा क्या हुआ है। अगर आपको यही पल्ले नहीं पढ़ रहा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने तो आ जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है। याद रखिएगा बेटा, जितने भी एग्जाम है वो दो तरीके के पूछे जाते हैं, एक तो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और एक रीजन बेस्ड होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर है वो रीजन बेस्ड हैं। 2 जमा 2 4 होता है, तो 2 जमा 2 4 ही होता है, वो सबके लिए सेम है। बट अनुभव, एक्सपीरियंस, हर एक एग्जाम का कुछ हिस्सा एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है और कुछ एक रीजन पर बेस्ड होता है बेटा, राइट। एक्सपीरियंस, अनुभव हर एक व्यक्ति का अलग है, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति अलग है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम के लिए और आपके भी एग्जाम में बहुत सारा पार्ट जो है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड आता है बेटा, वो रीजन पर बेस्ड नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिस बच्चे का जितना अनुभव है, रीडिंग की जितना अनुभव है, वो उतनी जल्दी उतनी स्पीड से चीज़ वो करता है। जैसे यूपीएससी में एक टॉपिक दे दिया, अनुभव सबका अलग है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक टॉपिक आपको देता हूं कि करप्शन, भ्रष्टाचार के ऊपर लिखिए, तो करप्शन के ऊपर जो बच्चों का पेपर पे उतरेगा वो सब अलग अलग लिखेंगे करप्शन के बारे में। कोई भी यहां पर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग को एक टॉपिक दो कि भाई आपको पोल्यूशन, प्रदूषण के ऊपर लिखना है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखना है, नारी सशक्तिकरण के ऊपर आपको लिखना है। तो जब हम ये टॉपिक्स देते हैं किसी को भी, किसी ग्रुप को, तो क्या आपको लगता है कि उस पन्ने पर उतरने वाली चीजें सेम होंगी? क्यों? क्यों सेम नहीं होंगी? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो कल था, जो येस्टरडे था, वो अलग था, राइट। तो जैसा जिसका अनुभव वैसे ही उसकी अभिव्यक्ति होती है बेटा, राइट। तो सब्जेक्टिव पेपर का मतलब बिल्कुल अलग, और ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि रीजनिंग बेस्ड है, यानी कि जो रीजन पर बेस्ड है, जो कि तर्क पर बेस्ड है, तर्क सेम है सबका। 2 जमा 2 4, सूर्य इधर से उगता है, ये सब रीजन है, ये सब सेम होता है सबका। जैसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बी बनता है तो आंसर बी ही है, सबके लिए बी है, जो बी लगाएगा सही है। 2 जमा 2 जो 5 कहेगा वो गलत है, 2 जमा 2 4 है तो वो 4 ही है बेटा, दिस इज ऑब्जेक्टिव पेपर। पर एक्सपीरियंस बेस्ड जब पूछा जाता है, जब आपको कहा जाता है कि आप लिखिए, तो लिखने में भी शब्दों और वाक्यों का बहुत बड़ा योगदान है बेटा, राइट। तो चीजों को बेहतरीन लेवल पर सोचें, बेहतरीन एंगल से सोचें, अपने अनुभव को भी बढ़ाएं और रीजन को भी बढ़ाएं। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। अगर आपने सिर्फ ये जान लिया कि अडेप्ट का मतलब कुशल होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेवल की तैयारी की, और अगर आपने उसके साथ एक वाक्य भी ले लिया तो आपने उसमें एक अनुभव डाल दिया, यानी कि साथ साथ सब्जेक्टिव की तैयारी आपकी चल रही है, राइट। यानी कि आपका सीएपीएफ या बैंकिंग में भी जो डिस्क्रिप्टिव आता है, एसएससी में भी पहले डिस्क्रिप्टिव था, 1-2 एग्जाम्स ऐसे भी हैं जिसमें अभी भी डिस्क्रिप्टिव है। तो जब जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि आप कहीं ऐसी बुद्धि ही रखते हो कि जो सिर्फ और सिर्फ रीजन बेस्ड है, तो फिर क्लैरिकल जॉब में ही ठीक है। पर जब आप अनुभव पर आधारित कुछ बातें जानते हो और अनुभव आपका प्रगाढ़ है, तो आपको अधिकारी बनाया जा सकता है, आपको अच्छी पोस्ट और समाज में अच्छी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है बेटा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं क्यों शब्दों के साथ वाक्य देके चल रहा हूं बेटा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेवल पर फाइट करें। मैं चाहता हूं कि अगर फाइट मेरे बच्चे को करनी पड़े सब्जेक्टिव लेवल पर भी, तो बच्चा किसी भी तरीके से घुटने ना टिकाए, क्योंकि बच्चे का घुटना टिका देना एक शिक्षक के घुटने टिक जाने के बराबर है, राइट। तो डेफिनेटली शब्द को सिर्फ और सिर्फ रीजन ना रहने दें। ये तो हो गया रीजन, तर्क। अडेप्ट का कोई भी मतलब जानता होगा तो वो यही कहेगा कुशल। पर अगर हम कहें अडेप्ट से वाक्य बनाओ, तो हर एक व्यक्ति का जो वाक्य होगा उसका स्तर अलग होगा बेटा, उसके सोचने का एंगल अलग होगा, उसका जरिया अलग होगा, उसका जज्बा अलग होगा। द गवर्नमेंट इज इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब क्या हुआ? अकुशल। इनेप्ट का मतलब यानी कि इसका उल्टा, इसका एंटोनिम, इसका उल्टा शब्द है। गवर्नमेंट अकुशल है टू कर्ब, कर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? लगाम लगाना। यानी कि एक शब्द सुना होगा आपने, कंट्रोल, लगाम लगाना, लगाम देना किसी चीज को। द डियरनेस, और डियरनेस का मतलब महंगाई है। कितने ही बच्चे बेटा कॉल करते हैं, बताते हैं कि सर मैंने कोर्स कर लिया, मैंने सारे नियम पढ़ लिए, बट फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा। पर जो बच्चे बेटा
लगातार 6-7 महीने बैठकर हमारे सामने मेहनत कर देते हैं। मैं वादा करता हूं आज तक ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसे इंग्लिश में डर बाकी रह गया हो। ऐसा हो नहीं सकता। जिस बच्चे ने अपना पूरा कोर्स कर लिया, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके मन में जरा सा भी इंग्लिश को लेकर डर रह जाए। डर तो शुरू की 25-30 जब लगातार बच्चा क्लास करता है तो डर तो तुरंत उसका ओवर हो जाता है। डर नहीं बचेगा बेटा। क्यों? क्योंकि जब तक डर है तब तक विकास नहीं होता। व्यक्ति जम जाता है बर्फ की तरह डर में, और उसे लगता है कि तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमारे अंदर का जो सीखने वाला है, जो पार्टिसिपेट करने वाला है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता और पूरी ताकत लगाना बंद कर देता है। और जहां पूरी ताकत नहीं लगा रहे वहां से पूरा रिजल्ट और पूरी शिक्षा आपको मिल नहीं सकती। राइट? तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट इज इनेप्ट टू कर्ब द डियरनेस। सरकार जो है वो अकुशल है महंगाई को कंट्रोल करने में। गवर्नमेंट इज इनेप्ट टू कर्ब द डियरनेस, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार कैसी है? इनेप्ट है, अकुशल है। राइट? सो एब्सकॉन्ड माने भाग जाना, अडेप्ट माने कुशल, इनेप्ट माने अकुशल, और एक वर्ड है ब्लेंडिशमेंट। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? ज्यादा समय नहीं दूंगा, बट बताइए अगर बता सकते हैं तो ब्लेंडिशमेंट का मतलब बेटा। शाबाश, वेरी गुड। ब्लेंडिशमेंट का अगर मतलब बताना चाहें, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, जल्दी से अगर बता सके तो बताइए ब्लेंडिशमेंट का मतलब क्या होता है। फिर हम एक बढ़िया सा वाक्य, क्योंकि शब्द का मीनिंग जान लेना वो एक रीजन है। राइट? वो सबका सेम रहेगा कि ब्लेंडिशमेंट जो जो जानता है वो कहेगा कि इसका मतलब प्रलोभन है, इसका मतलब लालच है, इसका मतलब है प्रलोभन, इसका मतलब है जो लालच दिया जाता है किसी मछली को फंसाने के लिए। राइट? जो ब्लेंडिशमेंट दी जाती है, जो लालच दिया जाता है। राइट? जैसे अगर किसी, मान लो शिक्षक को पूरा भरोसा है, जैसे बहुत बार मैथ्स मंत्रा ने भी, इंग्लिश मंत्रा ने भी, राइट, बहुत बार रैंक्स दिए हैं बेटा, बहुत बार रैंक्स दिए हैं, बच्चों के नंबर हैं, फोन नंबर हैं, वो जहां कार्यरत है वो आज भी डिटेल्स हमारे पास हैं, बट कभी प्रलोभन से काम नहीं करवाया बेटा, कभी लालच से काम नहीं करवाया। राइट? और जिसका रूट लालच है, जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को भरोसा ही होता है कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ तो आएगा ही नहीं, इतने टॉप 10 रैंक्स में से जो भी मेरे बच्चे आएंगे, टॉप 10 रैंक्स में से अगर एक भी नहीं आएगा, या गलती से इक्का दुक्का अगर कोई आ जाए, राइट, तो मैं ये गिफ्ट दूंगा। उसका सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसको इंप्लॉयड कर देना है। आपके जीवन में सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपको मिला हुआ है वो है आपका वर्तमान क्षण। इससे बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता। आपकी प्रकृति जो है वो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स ऑलरेडी आपके ऊपर बरसा चुकी है बेटा। राइट? आपकी देखने की क्षमता, आपकी सांस लेने की क्षमता, आपका जीवन जो है, राइट, सबसे बड़ी चीज है कि अपने अंदर ज्ञान को प्रवाहित करके, ज्ञान के लेवल को प्रवाहित करके, राइट, चीजों को बेहतरीन लेवल पर ले जाना, अपने अंदर उस लेवल पर एक आग जगाना जिसमें कि ये सारी की सारी चीजें अपने आप से तिलांजलि ले जाएं। इस बात को समझना कि चीजों को उस लेवल तक पढ़ो बेटा कि किसी की दी हुई नहीं, खरीदी हुई। राइट? ना तो हमें दहेज चाहिए ना दान चाहिए। अगर दान चाहिए तो शिक्षा का, शिक्षा विद्या सा विमुक्त, ये शिक्षा वो है जो मुक्त कर दे हर प्रकार के लालच से। पर वो शिक्षक ही क्या जो लालच दे कि अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। नहीं बेटा, शिक्षा वो है जो आपको मुक्त करे। शिक्षा कभी भी बंधन में नहीं डालती। शिक्षा अपने आप में एक कंप्लीट चीज है बेटा। शिक्षा अपने आप में आपको कंप्लीट करती है। ब्लेंडिशमेंट का मतलब प्रलोभन है, लालच है। राइट? जैसे होता है ना कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए शोरूम में अगर घुसाना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसके लिए एक वर्ड आता है बेट, BAIT, बेट। इसी के लिए एक वर्ड आता है, राइट, BAIT, बेट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा डिकॉय, लिखेगा, शाबाश, जो मछली फंसाने के लिए चारा लगाया जाता है बेटा। जब दिखे सब्सक्राइबर कम हो गए तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेके आ जाओ। राइट? जब दिखे किसी न किसी सब्सक्राइबर चैनल पे कम हो रहे हैं तो आके रोने लगो, आके कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दो कि अगर आप हमारे पास पढ़ेंगे तो हम आपको अमेरिका भेज देंगे। राइट? कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स लेके आ जाओ। तो ये सब क्या है बेटा? अगर दिखे कि आपके पास फुटफॉल कम हो रहा है तो किसी न किसी तरीके से, जैसे कोई शोरूम है, मान लीजिए ये शोरूम है, राइट, बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा, मान लीजिए ये शोरूम है, इस शोरूम में लोगों की आवाजाही कम हो गई है, तो ये दुकान वाला क्या करता है कि भाई एक काम करता हूं, इसके बाहर वाले जो शीशा है उस पर एक पोस्टर लगा देता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ब्लेंडिशमेंट है बेटा। फुटफॉल बढ़ाने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे सुने, किसी न किसी कंट्रोवर्सी को उठा लो, किसी न किसी ऑफर को दे दो, ये कह दो कि भाई चीजें इस तरीके से हम घुमा देंगे। अब इस शोरूम वाले केस को समझो भाई, अपने शोरूम में इसे लोगों का आवाजाही बढ़ानी है, क्योंकि नारायण नर है तो नारायण है। राइट?
स्टार्ट करते। जैसे मैंने कहा कि नर है तो नारायण है, नारायण है तो लक्ष्मी है। बेटा इस बात को समझिएगा। तो कैसे नर संख्या बढ़े, कैसे नारायण संख्या बढ़े। अब क्या होता है, ये शोरूम वाला यहां पे एक पोस्टर लगा देता अपने बाहर कि बाय 1 गेट 3 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री, एक खरीदें और 3 मुफ्त ले जाएं, एक खरीदें और 3 मुफ्त ले जाएं। क्या वाकई में ये हमारी फूफी का लड़का है? क्या ये हमारा रिश्तेदार है? क्या ये हमारा जानकार है? क्या वाकई में इतना घनिष्ठ इसका और मेरा संबंध है? राइट? क्या इतना घनिष्ठ मेरा और इसका संबंध है कि हम इसको इतने प्यारे लगते हैं कि अगर हम एक खरीदेंगे कोई भी शर्ट तो ये 3 नहीं। बेटा ये क्या करेगा, जो शर्ट वैल्यू रखती है 700 रुपए की, 800 रुपए की, उसी शर्ट का प्राइस कर देगा 3000 रुपए। 700-800 की थी वो 3000 कर दिया, बाय 1 गेट 3 फ्री। ये देखिए उसी कॉस्ट में सारी चीजें कवर हो गई बेटा, उसी कॉस्ट में सारी चीजें। अब बाय 1 गेट 3 फ्री, ये जो पोस्टर लगा है, ये पोस्टर क्या है? ये पोस्टर ब्लेंडिशमेंट है बेटा। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ब्लेंडिशमेंट है। इस बात को याद रखिएगा। ये प्रलोभन है, ये लालच है, ये बेट है, ये डिकॉय है। राइट? सो इसका मतलब प्रलोभन, लालच। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक वाक्य कहूं, बोले नेवर बाय एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज ना खरीदे, नेवर बाय एनीथिंग बिकॉज ऑफ क्या, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना लो, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट, प्रलोभन के लिए किसी भी चीज को ना खरीदें। राइट? प्रलोभन के लिए कुछ भी ना खरीदे, नेवर बाय एनीथिंग बिकॉज ऑफ ब्लेंडिशमेंट, बेट और डिकॉय। प्रलोभन के लिए कुछ भी ना खरीदे, नेवर बाय एनीथिंग फॉर ब्लेंडिशमेंट बिकॉज ऑफ ब्लेंडिशमेंट, बाय व्हेन यू नीड इट, आप तभी खरीदें जब उसकी जरूरत है। बेटा ये पूरा वाक्य लिखेंगे, नेवर बाय एनीथिंग बिकॉज ऑफ ब्लेंडिशमेंट, बेट और डिकॉय। ये चारा है। राइट? ये चारा है आपको फंसाने के लिए, वो बेट है, वो डिकॉय है, वो जाल फंसाया जा रहा है या जाल डाला जा रहा है। जैसे होता है ना कि भाई किसी भी चीज पर कहते भाई 70% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है? क्या 70% डिस्काउंट करने में वो लॉस में जा रहे हैं? नहीं, वो किसी तरीके से वहां पे आवाजाही बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति आएगा कहते भाई इधर तो सेल वाले रखे हैं जहां पर कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा लगे, और इधर ऐसे हैं जो फ्रेश माल है, तो क्या होता है, अगर आदमी आएगा तो इधर जरूरी नहीं कि वो इधर ही खरीदेगा, क्या पता उसका मन इधर लगे ही नहीं, वो डेफिनेटली इधर शिफ्ट हो जाए और इधर से माल बिक जाए, पर किसी तरीके से आदमी आए तो सही। राइट? तो दैट इज कॉल्ड बेटा ब्लेंडिशमेंट। चलिए अब हम अपने वाक्य की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक शब्द लेंगे और एक वाक्य लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस नाउ। चलिए ये हमने कर लिया था, पहला हमने कर लिया था, सेकंड पर हम आ गए। सॉरी, लीजिए बेटा, ऑल्दो, वाक्य बताए बेटा, ऑल्दो ही वॉज वॉन्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, ऑल्दो ही वॉज वॉन्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड बट ही कुड नॉट डू सो ओइंग टू द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, वो ऐसा नहीं कर पाया ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इस वाक्य में प्रॉब्लम क्या है, क्यों है? 4 वाक्यों का जवाब मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ एक वाक्य का जवाब नहीं चाहिए बेटा, एक चीज का जवाब नहीं चाहिए, मुझे 4 चीजों का जवाब चाहिए। और 4 चीजों में पहली जो चीज है, 4 चीजों में जो पहली चीज है वो मुझे चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरी है प्रॉब्लम क्यों है, तीसरा है कि उसे ठीक कैसे किया जाएगा, और चौथा वाक्य का मतलब क्या है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है। बेटा बहुत अच्छे, ओशिन चौधरी, विशाल यादव, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है, ये चारों बातें आपको पता लगनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है मतलब एरर फाइंडिंग, प्रॉब्लम क्यों है मतलब फिल इन द ब्लैंक, उसे ठीक कैसे किया जाएगा मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वाक्य का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। यानी कि सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। प्रॉब्लम क्या है, एरर फाइंडिंग, प्रॉब्लम क्यों है, फिल इन द ब्लैंक, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वाक्य का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे विशाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा। Well, although he was wanted to work quite hard, he could not do so owing to the prolonged illness. Prolonged illness. बहुत, although he was wanted to work quite hard. शाबाश अर्जुन, अर्जुन भारद्वाज, विशाल,
वेरी गुड विशाल यादव, बहुत अच्छे बेटा। देखिए सबसे पहली बात, ऑल्दो ही वॉज वॉन्टेड, सबसे पहले अगर आप किसी को वॉन्टेड कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ही वॉज ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि वो ईमानदार था, यही ना? तो हम उसको क्या बता रहे हैं कि वो ईमानदार है भाई, वो ईमानदार था या ईमानदार है, यही तो बता रहे हैं। अगर हम कहते हैं ही इज ऑनेस्ट, इसका मतलब वो ईमानदार है, और ही वॉज ऑनेस्ट मतलब वो ईमानदार था, राइट? ऐसे ही बेटा याद रखिएगा, अगर मैं कहूं ही इज वॉन्टेड, ही इज वॉन्टेड, वॉन्टेड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, शूट एट साइट, शूट एट साइट। साइट का मतलब क्या है? नजर में आते ही गोली मार दो। साइट का मतलब नजर होता है, तो नजर में आते ही शूट कर दो, यानी कि वांटेड व्यक्ति। जैसे वो एक मूवी भी आई थी बेटा, एक मूवी आई थी वांटेड, तो वांटेड में जो सलमान खान है उसका रोल कुछ ऐसा ही है, मवाली टाइप। तो उसमें क्या है कि भाई देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। ही इज वांटेड का मतलब क्या है? शूट एट साइट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको देखते ही गोली मारने के आदेश हो, दैट्स कॉल्ड वांटेड। यानी कि ही इज वांटेड, इसका मतलब शूट एट साइट के आदेश हैं, ही इज वांटेड। और अगर वो था तो मैं क्या कहूंगा? ही वॉज वॉन्टेड। वॉन्टेड का सिर्फ एक ही मतलब है इंग्लिश में, और कोई मतलब नहीं होता, मतलब यही है। और खासकर जब वो एडजेक्टिव की तरह हो, जब वो विशेषता की तरह काम कर रहा हो। अगर ये इज और वॉज नहीं हो और मैं कहूं आई वॉन्टेड, इसका मतलब मैं चाहता था। जैसे अगर मैं कहूं मैं चाय पीना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टेक टी, इसका मतलब हो गया मैं चाय पीना चाहता था। पर अगर मैं कह दूं आई एम वॉन्टेड, तो बेटा आई एम वॉन्टेड का मतलब निकल के आता है पुलिस मेरे पीछे है, और जो भी व्यक्ति अपने आप को आई कह रहा है, इसका मतलब उसको देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। तो बेटा यहां पे डेफिनेटली हमारा जो आंसर है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, आई वॉन्टेड टू टेक टी, ही वॉन्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, ना कि ही वॉज वॉन्टेड। ही वॉज वॉन्टेड का मतलब निकल जाएगा कि उसे देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। तो ये जो वॉज है ये गलत है, अगर मैं पार्ट में छोड़ूं तो ए पार्ट में एरर है। ही वॉन्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, यानी कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता था, उसकी चाहत थी कि वो बेहतरीन मेहनत करे। ही वॉन्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, ही कुड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर पाया, ओइंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत बहुत देर तक चलने वाली जो बीमारी है, जो लंबे समय से बीमारी चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ऑल्दो ही वॉन्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, ही कुड नॉट डू सो ओइंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। क्या बात समझ में आई बेटा? एक बार बता दीजिएगा, क्लियर है क्या ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ, अपने वो सेंटेंस जो वर्ड से चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। दो हमने किए थे, अब तीसरे पर, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। चलिए बताइए इसका मतलब क्या है? रेस्टलेस माइंड नेवर लिसन्स टू एनीबडी। आपको जो बताना है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेवर लिसन्स टू एनीबडी, आपको इसका मतलब ढूंढना है और मुझे बताना है। जवाब दीजिए जल्दी से। एडवेंचियस होगा, राइट? क्या इसका मतलब एडवेंचियस होगा, या कॉन्टूमेशियस होगा, या डेलिब्रेट होगा, या फिर प्राइवेशन होगा? बेटा ए बी सी डी, आंसर बताइए, राइट? रेस्टलेस माइंड यानी कि बेचैन दिमाग। अगर कोई बेचैन दिमाग वाला है, राइट, एक बेचैन दिमाग कभी किसी की नहीं सुनता। अ रेस्टलेस माइंड नेवर लिसन्स टू एनीबडी। रेस्टलेस का मतलब बेचैन है, एक ऐसा दिमाग, ऐसा मन जो बेचैन है। अ रेस्टलेस माइंड नेवर लिसन्स टू एनीबडी। वाक्य को समझने की कोशिश करें। लिसन टू का मतलब होता है बात मानना। एक बेचैन दिमाग कभी किसी की नहीं मानता। अ रेस्टलेस माइंड नेवर लिसन्स टू एनीबडी। अ रेस्टलेस माइंड नेवर लिसन्स टू एनीबडी। क्या उसका मतलब एडवेंचियस है? क्या उसका मतलब कॉन्टूमेशियस है, डेलिब्रेट है, या प्राइवेशन है? शाबाश, ठीक है बेटा। मैं बता देता हूं इसका मतलब, जो कभी किसी की नहीं सुनता। और ये वर्ड हम अपने ही सेशन में शायद दूसरी और तीसरी क्लास में हमने कर लिया था। आज शायद 7वीं क्लास है हमारी, सो इट्स आवर 7th क्लास। तो हमने दूसरी तीसरी क्लास में इस शब्द को किया था जिद्दी किस्म का व्यक्ति, जो स्टबन है, STUBBORN, स्टबन है, ऑब्स्टिनेट है, राइट? स्टबन है, ऑब्स्टिनेट है, एडमेंट है, ADAMANT, इंट्रैक्टेबल है। अगर आपने लिख भी रखे हैं तो दोबारा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या था, याद करो, कुशल। इंट्रैक्टेबल है, एडमेंट है, स्टबन है, ऑब्स्टिनेट है,
तो किसी की बात ना सुनने वाला वो कॉन्टूमेशियस है, जिद्दी किस्म का व्यक्ति। तो नेवर लिसन्स टू एनीबडी का मतलब जिद्दी तो हो गया बेटा, जो अपनी जिद का पक्का है, जो जिद्दी है, ऐसे व्यक्ति को ही तो कहते हैं कॉन्टूमेशियस, राइट। तो बहुत ज्यादा जिद्दी, एक बेचैन दिमाग कभी किसी की नहीं सुनता। आंसर क्या है? बी। आंसर बी है बेटा, राइट। तो अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है एडवेंचियस, राइट। एडवेंचियस ये पढ़ा जाएगा, और एडवेंचियस का मतलब होता है बेटा, कभी भी आ जाए तो इसका मतलब होता है SUDDEN, सडन। कोई चीज अगर अचानक होती है, इसके लिए एक और वर्ड एग्जाम में बहुत बार मिलता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का मतलब होता है बिजली, जो बिजली आकाश में आपको देखती है, बिजली चमकती है। और ब्लू का मतलब यहां पे आकाश से है बेटा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कैसा आकाश? नीला आकाश। नीले आकाश में बिजली, राइट, लगभग इंपॉसिबल होती है नीले आकाश में। क्यों? काले आकाश में बिजली का चमकना, जहां पे बादल ही बादल हैं, तो वो तो बिल्कुल सडन नहीं है, बिल्कुल अचानक नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो प्री प्लान्ड है एक तरीके से, राइट। इसका उल्टा क्या बनेगा? देखो ध्यान से, इसका उल्टा बनेगा बेटा प्री प्लान्ड। ऐसी कोई भी चीज जो जानबूझकर की गई है, यानी कि इस शब्द का जो उल्टा है वो देखो ये रहा, डेलिब्रेट। इसका मतलब जानबूझकर, प्लान्ड तरीके से किया गया। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किया गया। जानबूझकर अगर कोई चीज करती है, जानबूझकर करना, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट। जो भी चीज जानबूझकर किया गया है, प्लान्ड है, पहले से प्लान किया गया है, पहले से उसके बारे में सोचा गया है, उसको हम डेलिब्रेट कहते हैं। एडवेंचियस का मतलब सडन है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू भी कहा जाता है। इसका मतलब, ब्लू का मतलब नीला आकाश। नीले आकाश में बिजली नहीं होती। जब काला आकाश होता है बादलों से, तब आपको बिजली देखने को मिलती है। तब बिजली बादल में आपको दिखाई देती है, क्लाउड्स में दिखाई देती है। पर अगर नीला आकाश है और आपको एकदम से बिजली दिखाई दे, तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी घटना है जो सडन हुई है, किसी ने सोची नहीं थी, ये प्लान्ड नहीं है, ये एकदम से सडन हुई घटना को, अचानक से हुई घटना को हम कहते हैं एडवेंचियस, राइट। एडवेंचियस, राइट। स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट, यानी कि आकस्मिक। माय एडवेंचियस मीट या मीटिंग with a wise man gave my life a U-turn, नरेंद्र ही रहते, वो विवेक का कभी आनंद ना ले पाते अगर वो रामकृष्ण परमहंस से ना मिलते। और वो मुलाकात कैसी थी? क्या वो डेलिब्रेट थी? क्या वो प्री प्लान्ड थी? नहीं। स्वामी विवेकानंद अपने कॉलेज में थे और कॉलेज में अचानक से रामकृष्ण परमहंस जी का आना हो गया, और वहां पर स्वामी विवेकानंदा और रामकृष्ण परमहंस की मुलाकात हुई। और वो तुरंत भिड़ते ही कहते हैं कि क्या भगवान है? क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा, कुछ कहते हैं हाथ का अंगूठा, स्वामी विवेकानंदा के माथे से टच किया। और माथे से टच किया, तो माथे से टच करने के बाद वो तुरंत अनकॉन्शियस होकर गिर गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दिखा सकता हूं, मैं मिलवा सकता हूं, मिलना चाहोगे? राइट। तो माई एडवेंचरस मीटिंग विद अ वाइज मैन गेव माई लाइफ अ यू टर्न, ये वाक्य है स्वामी विवेकानंदा, राइट, की बुक में पढ़ने को मुझे मिला कि अ वाइज मैन, और यहां पे अ वाइज मैन, और यहां पे अ वाइज मैन का मतलब क्या है बेटा? समझदार आदमी कौन है यहां पर जिसका जिक्र कर रहे हैं? वो रामकृष्ण परमहंस, राइट। माई एडवेंचरस मीटिंग विच इज नॉट प्लान्ड, जिसको जानबूझकर नहीं किया गया है, पहले से प्लान्ड नहीं है, एकदम से सडन है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, नीले आकाश में बिजली की तरह दिखना, ऐसे ही मुझे अपने कॉलेज में रामकृष्ण परमहंस दिखाई दिए। ये उनका कहने का मतलब कि माई एडवेंचरस मीटिंग विद अ वाइज मैन गेव माई लाइफ अ यू टर्न। जहां पे नरेंद्र की तरह वो जिंदगी जी रहे थे, वहीं से उनकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल यू टर्न हो जाता है। जो ऐसे जा रहा था तो बिल्कुल यू टर्न करते हुए वो एकदम से जिंदगी पलट जाती है उनकी, और वो विवेक का आनंद लेने वाले विवेकानंद बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट, माई एडवेंचरस मीटिंग विद अ वाइज मैन गेव माई लाइफ अ यू टर्न, मेरी लाइफ को एक यू टर्न दे दिया, कंप्लीटली बदल के रख दिया, राइट। सो ये आपका एडवेंचरस है। अगला वर्ड है बेटा डेलिब्रेट। लेट्स टेक द वर्ड डेलिब्रेट। और डेलिब्रेट का मतलब होता है बेटा जानबूझकर करने वाला, राइट। डेलिब्रेट का मतलब है जो जानबूझकर हो। डेली, डे कैसे पढ़ोगे? डेली,
राइट, और बी कैसे पढ़ोगे, ब कैसे पढ़ोगे, बी ई, और रेट आप जानते हो तो स्पेलिंग भी याद हो गई, डे डी ई, ली ब मतलब बी ई, और रेट कैसे पढ़ोगे, आर ए टी ई। तो वर्ड बन गया डेलिब्रेट। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर जो चीज की जाती है, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट बेटा, राइट। सो और डेलिब्रेट से ही वर्ड बनता है डेलिब्रेटली, यानी कि जानबूझकर तुमने किया है, राइट। जैसे मैंने मान लो मैंने कहा कि यू हैव ब्रोकन दिस चेयर डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली के उसमें एलवाई लगा दिया, यानी कि तुमने ये चेयर जानबूझकर तोड़ी है, मतलब उस चेयर पर बैठ गए और ऐसे करके पीछे एकदम से लटक गए कि भैया देखते हैं टूटती कि नहीं टूटती, और जबरदस्त तरीके से ऐसे पीछे जाते चले गए और एकदम से चेयर टूट गई। तो क्या वो एडवेंचरस है, सडन है? नहीं, सोचा ही था कि चलो तोड़ देते हैं। डेलिब्रेटली, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर, पहले से सोचकर अगर कोई चीज की गई है, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेटली, राइट। कई बार कहते हैं ना कि भैया अरे नहीं यार मेरे तो एकदम से मुंह से निकल गई, राइट, एकदम से मेरे मुंह से निकल गई, इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग। इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ स्लिप ऑफ माई टंग, कहते भाई एकदम से यार मुंह से निकल गई, मैं कहना नहीं चाहता था। कहते नहीं भाई साहब, इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। आपने ये जो शब्द कहे हैं, यू हैव सेड दीज वर्ड्स डेलिब्रेटली, यू हैव सेड दीज वर्ड्स डेलिब्रेटली, आपने इन शब्दों को जानबूझकर कहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेटली। सो डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर अगर कोई चीज कर रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट, राइट। प्लैंड, पहले से ही सोचकर किया गया। थॉटफुल, प्री मेडिटेटेड, कई बार डेलिब्रेट का एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आंसर पता है क्या आया, प्री मेडिटेटेड। इसका प्री मेडिटेटेड, जिस पर आपने पहले ही ध्यान, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना, मेडिटेट मतलब ध्यान लगाना, प्री मेडिटेट मतलब आपने पहले ही ध्यान लगा रखा था कि ऐसा मुझे कुछ करना है, दैट इज कॉल्ड प्री मेडिटेटेड, पहले से ही सोचा हुआ, राइट, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेटली। बिल्कुल सही बेटा, यू हैव ब्रोकन दिस चेयर डेलिब्रेटली, यू हैव सेड दीज वर्ड्स डेलिब्रेटली। दीज आर नॉट एडवेंचरस वर्ड्स, ये आकस्मिक वर्ड्स नहीं है, तुमने पहले ही ये बात सोच के रखी थी। अगला शब्द है प्राइवेशन, प्राइवेशन, और शन TION से पढ़ा जा रहा है, प्राइवेशन, प्राइ PRI, वे VA, और शन प्राइवेशन। और प्राइवेशन का मतलब है बेटा तंगी, आर्थिक तंगी या मजबूरी, राइट, आर्थिक तंगी जो है या मानसिक तंगी जो है, किसी चीज की कमी को हम प्राइवेशन कहते हैं बेटा। एक कोटेशन कराता हूं आपको बेहतरीन, टू बी बॉर्न, वाक्य लिखिए बेटा, टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन, टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन यानी कि तंगी में, गरीबी में पैदा होना, गरीबी में पैदा होना, तंगी में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन, टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन इज योर डेस्टिनी या इज योर फेट, भाग्य कहें तो ज्यादा अच्छा है, फेट, फेट माने भाग्य। बट इतने पे वाक्य रुका नहीं बेटा, टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन इज योर फेट। आप जिस घर में पैदा हुए, जैसे परिवार में पैदा हुए, जैसी परिस्थितियों में पैदा हुए, ये आपका भाग्य है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ। आपको जहां पैदा होना था आप वहां पैदा हो गए। द कंडीशंस यू गॉट इज इक्वल टू द कंडीशंस यू गॉट, द पेरेंट्स यू गॉट इज इक्वल टू द पेरेंट्स यू गॉट। यहां पे आपका इफ बट चलेगा नहीं, राइट। द लाइफ स्टाइल यू गॉट इज इक्वल टू द लाइफ स्टाइल यू गॉट। तंगी का है तो तंगी का मिल गया तो तंगी का। द थिंग यू गॉट इज इक्वल टू द थिंग यू गॉट, ये भाग्य होता है। जो चीज मिल गई, उसमें नो इफ नो बट आपकी सुनी नहीं जाएगी। टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन इज योर फेट, यानी कि तंगी में पैदा होना आपका भाग्य है। बट टू डाई माने मरना, टू डाई इन प्राइवेशन, टू डाई इन प्राइवेशन इज योर चॉइस, टू डाई इन प्राइवेशन इज योर चॉइस। टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन इज योर फेट, बट टू डाई इन प्राइवेशन इज योर चॉइस। ये बात याद रखना बेटा। टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन यानी कि तंगी में
पैदा होना ये आपका भाग्य है, राइट। भाग्य से कोई बच नहीं पाया बेटा। भाग्य में जो लिखा है, जैसे कर्ण को अगर कह दिया परशुराम ने, जो कि उनके गुरु थे, कि मेरी दी हुई शिक्षाएं बिल्कुल जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तो भूल जाएगा, तो ये भाग्य में लिखी गई बात है, ये फेट है। टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन इज योर फेट। आप जहां पैदा हो गए, जिन परिस्थितियों में पैदा हो गए, जिस घर में पैदा हो गए, वो आपका भाग्य है। दैट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बेटा। बट टू डाई इन प्राइवेशन, तंगी में मरना, इज योर चॉइस, ये आपका चयन है, ये भाग्य नहीं है। क्योंकि आप गरीब पैदा हुए थे, पर अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स की कमी है। क्योंकि अनगिनत लोग गरीब पैदा होते हैं, उसमें से बहुत सारे असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को, अपने जीवन को गर्त से लेकर शिखर तक उठाते हैं, वो शून्य से शिखर तक की यात्रा करते हैं, वो फर्श से अर्श तक, आसमान तक पहुंचते हैं, राइट। तो ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने, और उनमें से आप भी एक हैं, और हो सकते हैं, और डेफिनेटली आप होंगे, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि टू बी बॉर्न इन प्राइवेशन इज योर फेट, बट टू डाई इन प्राइवेशन इज योर चॉइस। तो याद रखिएगा, प्राइवेशन माने तंगी है, जैसे प्राइवेशन ऑफ नॉलेज, प्राइवेशन ऑफ वकैब। प्राइवेशन का मतलब किसी तरीके से हाथ तंग होना, राइट। कहते भाई ही इज इन प्राइवेशन, इसका मतलब बहुत तंग है, उसका हाथ बहुत टाइट है, राइट। प्राइवेशन के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द और लिख लीजिएगा, हार्ड अप। हार्ड अप कंडीशन, जब कहते हैं हाथ बहुत तंग है, बहुत तंगी की हालत है, बहुत गरीबी की हालत है, दैट इज कॉल्ड हार्ड अप बेटा। तो समथिंग और सम कंडीशन दैट मेक्स यू हार्ड अप इज कॉल्ड प्राइवेशन बेटा। तो रेस्टलेस माइंड विच नेवर लिसन्स टू, रेस्टलेस माइंड नेवर लिसन्स टू एनीबडी, एक बेचैन दिमाग किसी की सुनता नहीं, तो आंसर हमारा कॉन्टुमेशियस है। एडवेंचियस का मतलब सडन है, डेलिब्रेट का मतलब प्लान्ड है, जानबूझकर किया गया, और प्राइवेशन का मतलब गरीबी। तो गरीबी में पैदा होना भाग्य है, पर गरीबी में मरना आपका चयन। तो डेफिनेटली हर तरीके की गरीबी को दूर करेंगे, लगातार सेशंस में बने रहेंगे, लगातार बेहतरीन तरीके से अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, बेहतरीन तरीके से चीज़ों पे काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।